नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। देश में छठे चरण का मतदान खत्म हो गया और इसी छठे चरण में हरियाणा का नंबर भी था। हरियाणा में लगातार बात की जा रही है कि इस बार मुकाबला टक्कर का है, कांटे का है, यानी कि बीजेपी 2019 की तरह 10 की 10 सीटों पर हाथ साफ नहीं कर पाएगी, यानी कि हाथ को साफ नहीं कर पाएगी। हाथ भी इस बार मजबूती से कमल को टक्कर दे रहा है, इस तरह का दावा लगातार किया जाता है। और हरियाणा की बात करें तो देश में एकदम अलग ही तरह का सिनेरियो रहता है, अलग ही तरह के मतदाता है, अलग ही तरह की सोच है। हरियाणा को आमतौर पर किसी को जिताने के लिए नहीं बल्कि उसकी कसक और मसक निकालने के लिए खास तौर से जाना जाता है। और इस बार हरियाणा का एक बड़ा तबका बीजेपी की इसी कसक और मसक को निकालने की ताक में भी था, लेकिन वो कितना कामयाब हो पाएगा ये तो खैर 4 जून को पता लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से पूरा चुनाव शुरुआत में चला, कहा जा रहा था कि बीजेपी करीब 7 से 8 सीटें जीत सकती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही चुनाव आगे बढ़ा तो इसे कांटे की टक्कर माना गया। लेकिन आज चूंकि मतदान खत्म हो चुका है और ऐसे में अब बीजेपी कहां खड़ी है और कांग्रेस की क्या स्थिति है, ये समझना बेहद जरूरी है। इस सबसे पहले आपको बता दें कि जो अलग अलग सट्टा बाजार है वो भी यही दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 7 से 8 सीटें ले सकती है और हमें भी यही अनुमान लगता है कि बीजेपी 10 में से कम 7 से 8 सीट जरूर हरियाणा में निकालेगी। लेकिन जिस तबके की मैंने बात की थी उसका मानना यह है कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर सकती है, क्योंकि वही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि बीजेपी की कसक और मसक को निकाल दिया जाए, क्योंकि वो एक नाराजगी लगातार बनी हुई थी। और इस तबके की बात करें तो इसमें खास तौर से जाट तबका शामिल है। और लगातार हमने देखे भी है कि अलग अलग कैंपेनिंग के दौरान बीजेपी उम्मीदवारों का विरोध भी जबरदस्त तरीके से कुछ जगहों पर किया गया। लेकिन क्या इससे सही में बीजेपी को कुछ नुकसान होगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब तो खैर 4 तारीख को ही मिलेगा, यानी कि 4 जून को। लेकिन उससे पहले आपको बता दें गुरुग्राम की क्या स्थिति है। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह जो है वो बीजेपी के उम्मीदवार है और लगातार सीट से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में राज बब्बर जो कि एक नया चेहरा इस लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से उन्हें उतारा गया था, तो क्या राज बब्बर वो टक्कर दे पाएंगे? तो बहुत सारे समीकरण यहाँ पर है। मेवात की बात करें तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और हमेशा मेवात बीजेपी के खिलाफ ही वोट करता है, तो ऐसे में बड़ी बढ़त राज बब्बर को मेवात से मिल सकती है। लेकिन उस बढ़त को गुरुग्राम के बाकी विधानसभाओं में क्या राज बब्बर बना पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे उसे बरकरार रखने में, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि गुरुग्राम की सीट बीजेपी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद से भी कृष्णपाल गुर्जर और पिछले 2019 के चुनाव में एक प्रचंड जीत उन्हें मोदी के सहारे मिली थी। लेकिन क्या उस फासले को इस बार कृष्णपाल गुर्जर बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस के महेंद्र प्रताप सिंह हैं। माना ही जा रहा है कि फरीदाबाद के लोग कृष्णपाल गुर्जर से नाराज जरूर है, लेकिन मोदी और राष्ट्र हित में वोट करते हुए वो ये सीट बीजेपी को जिता सकते। महेंद्रगढ़ की बात करें तो महेंद्रगढ़ से धर्मवीर के सामने कांग्रेस के दान सिंह ने शुरुआती दौर में कड़ी टक्कर जरूर दी थी, लेकिन चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ा धर्मवीर सिंह लीड लेते नजर आ रहे हैं, जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है। इस सब के बीच किरण चौधरी और श्रुति की नाराजगी भी खुलकर दिखाई दे रही है और उन्होंने जिस तरह से शुरुआत से ही विरोध भी करना शुरू किया था और बीच आते आते उन्होंने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि हरियाणा के जो नेता है, आला कमान है या स्टेट लेवल पर उन्हें जरा भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में जितने भी कार्यक्रम हैं उन्हें बताया भी नहीं जाता। तो ऐसे में यहाँ पर भी मुश्किलें कांग्रेस के लिए बन सकती है। तो इन तीनों सीटों पर कहीं ना कहीं जो ग्राउंड रिपोर्ट कहती है बीजेपी मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन चलिए इस सब के बीच बात करते हैं कि कांग्रेस के लिए वो कौन कौन सी सीटें जहां वो बीजेपी को टक्कर देती नजर आ रही है। जानकारों के मुताबिक इसमें सबसे ऊपर है सिरसा की सीट। आप चौंक गए होंगे क्योंकि सभी का अनुमान यही है कि सबसे ऊपर तो रोहतक की सीट होनी चाहिए, क्योंकि हुड्डा का गढ़ है। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में हुड्डा का गढ़ सोनीपत और रोहतक दोनों जगह ढह गया था और ऐसे में आसान नहीं है रोहतक भी कांग्रेस के लिए निकालना। यहाँ पर भी बीजेपी ने जबरदस्त टक्कर दी हुई है। माना ही जा रहा है कि अगर यहाँ पर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो जीत का फासला बहुत ज्यादा नहीं होगा, जिस तरह से पिछले चुनाव में भी देखा गया था, लेकिन जीत दर्ज बीजेपी कर सकती है। इस सब के बीच सिरसा की एक बार फिर से बात करते हैं। सिरसा में कुमारी शैलजा के सामने बीजेपी के अशोक तंवर हैं, वही अशोक तंवर जो अभी हाल में आम आदमी पार्टी के साथ थे और इससे पहले कांग्रेस के साथ उन्होंने एक लंबा सफर तय किया था।
कांग्रेस और आप छोड़कर अब बीजेपी का कमल थाम कर वो चुनाव मैदान में है, लेकिन यहां पर कुमारी शैलजा के सामने कुछ फीके जरूर नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में सिरसा की सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। सिरसा के बगल में ही है हिसार। हिसार में जयप्रकाश उर्फ जेपी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। उनके सामने रंजीत सिंह चौटाला है। जेजेपी और आईएनएलडी से देवरानी और जेठानी आमने सामने। ये भी एक अद्भुत समीकरण यहाँ पर बने हुए हैं। दो बहू हैं और उनके सामने उनके ससुर हैं। तो ऐसे में बड़ा ही रोचक और दिलचस्प चुनाव हिसार का भी रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से शुरुआत में जयप्रकाश ने लीड ली थी, अब माना यह जा रहा है कि रंजीत चौटाला उस लीड को तोड़ चुके हैं और एक ठीक ठाक बढ़त के साथ यहाँ पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है। कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल जो कि कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस का साथ छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। काफी विरोध भी हुआ, काफी चर्चाएं भी हुई कि किस तरह से जिनके ऊपर घोटाले के आरोप रहे वो अब बीजेपी में शामिल होकर साफ सुथरे हो जाते हैं और बीजेपी उन्हें टिकट भी दे देती है। लेकिन यहाँ सुशील गुप्ता जो कि इंडी गठबंधन के उम्मीदवार है, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, वो उनका सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी शुरुआत में ये माना जा रहा था कि शायद नवीन जिंदल सुशील गुप्ता को टक्कर ना दे पाए, लेकिन यहाँ भी ठीक ठाक पोजीशन पर बीजेपी दिखाई दे रही है। करनाल की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने दिव्यांशु बुद्धिराजा है, युवा नेता है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टक्कर दे सकते हैं, तो ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये सीट भी बीजेपी के लिए सुरक्षित मानी जा रही है। सोनीपत की बात करें तो मोहनलाल बड़ोली जो कि विधायक भी रहे हैं और इसके अलावा सतपाल ब्रह्मचारी जिन्हें की कांग्रेस ने बीजेपी के सामने उतारा है। सतपाल ब्रह्मचारी क्योंकि अचानक से उन्हें चुनाव मैदान में उतार दिया गया, तो ऐसे में ना तो तैयारी थी, ना ही वो गणित वो पूरे से बना पाए, तो ऐसे में उतना मजबूत उन्हें माना नहीं जा रहा। लेकिन ये शुरुआत से कहा जा रहा था कि सोनीपत में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस गढ़ में जहां हुड्डा खुद हार गए थे, वहां से हुड्डा सतपाल ब्रह्मचारी को क्या जिताने में कामयाब हो पाएंगे। तो इस सीट को लेकर भी अभी पेच फंसा हुआ है। अब बात करते हैं अंबाला की। अंबाला से रतनलाल कटारिया जो कि पूर्व में सांसद थे, उनकी मौत के बाद बंतो कटारिया जो कि उनकी पत्नी है, बीजेपी ने उन्हें टिकट दी और उनके सामने कांग्रेस ने उतारा है वरुण चौधरी। तो यहां पर भी एक मजबूत टक्कर जरूर मानी जा रही थी। लेकिन जिस तरह से समीकरण आगे बढ़े, सिंपैथी वोट के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ एक बड़ी रैली से कितना क्या कुछ असर पड़ा और उस असर से क्या कांग्रेस को बीजेपी यहाँ हरा पाएगी, ये जरूर 4 तारीख को देखने वाला होगा। लेकिन अनिल विज की नाराजगी कितनी दूर हुई और अनिल विज ने कितना सहयोग बंतो कटारिया को दिया, ये भी अपने आप में सवाल है। लेकिन माना ही जा रहा है कि अंबाला की सीट भी बीजेपी आसानी से निकाल लेगी। तो ये पूरे हरियाणा के समीकरण थे, जिसमें अगर हम बात करें सीधे तौर पर तो बीजेपी 7 से 8 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। लेकिन बीजेपी का दावा है और कुछ और राजनीति के जानकार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कोई बड़ी बात नहीं है, 2019 की तरह एक बार फिर से कांग्रेस का पूरा सुपड़ा हरियाणा से साफ कर दे। खैर 4 जून को न केवल हरियाणा बल्कि पूरे देश भर के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी। बीजेपी हरियाणा में 10 की 10 सीट जीत पाती है या फिर उसके खाते में से कुछ सीटें कम होगी। और इस सब के अलावा देश में मोदी 400 पार पहुंच पाएंगे। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं।